नमस्कार दोस्तों, A1 जुडिशल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में धारा 8 तक का अध्ययन कर लिया था। यह CPC का तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने सामान्य बात का अध्ययन किया था और दूसरे लेक्चर में हमने धारा 1 से लेकर के 8 तक का अध्ययन, जो कि प्रारंभिक बातों से संबंधित था, का अध्ययन कर लिया है। यह वीडियो सीरीज सभी राज्यों की न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए धारा 9 से शुरू करते हैं, जो कि वादों के विषय में है, साधारणतः वादों के विषय में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो भाग 1, जिसका नाम है साधारणतः वादों के विषय में, जो कि धारा 1 से 35B तक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि CPC का जो पहला चैप्टर है, यानी कि भाग 1 है, वो कहाँ से शुरू होता है। तो वो सेक्शन 9 से शुरू होता है, ना कि सेक्शन 1 से शुरू होता है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में जिसको भाग का नाम दिया गया है, इसको चैप्टर नाम नहीं दिया गया, अध्याय नाम नहीं दिया गया, इसको भाग नाम दिया गया। तो भाग 1, जिसका नाम है साधारणतः वादों के विषय में, ये धारा 9 से 35B तक है। आगे इसमें देखते हैं कि ये क्या कहता है चैप्टर। तो इस भाग को निम्नलिखित 6 खंडों में विभाजित करके पढ़ा जा सकता है। तो जो भाग 1 है, ये साधारणतः वादों के विषय में, इसको निम्नलिखित 6 खंडों में विभाजित करके पढ़ा जा सकता है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला, न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय, धारा 9 से 14 तक। दूसरा, वाद करने का स्थान, धारा 15 से 25 तक। तीसरा, वादों का संस्थित किया जाना, धारा 26। चौथा, समन और प्रकटीकरण, धारा 27 से 32 तक। पांचवा, निर्णय और डिक्री, धारा 33 से 34। और छठवां, खर्चे, धारा 35 से 35B तक। तो ये जो चैप्टर यानी कि भाग 1 है, ये निम्नलिखित 6 खंडों में विभाजित करके पढ़ा जा सकता है। तो इन 6 खंडों को सेक्शन वाइज आप जो है एक बार याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि जो है, जैसे खर्चे हैं, तो खर्चे कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं चैप्टर 1 में, तो धारा 35 से 35B तक। तो कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी बन जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी देखते हैं भाग 1। जो भाग 1 ये है, ये खंड है, हम इसको यहाँ पर लिखे हैं। तो ये धारा 9 से लेकर के 14 तक इसमें दिया गया है। एक बात और बताना चाहेंगे कि जब भी आप इस वीडियो सीरीज को या हमारी किसी भी वीडियो सीरीज को, लेक्चर को देखते हैं, तो साथ में बेरेक्ट लेकर जरूर बैठें, क्योंकि कभी कभी बोलने में या लिखने में कोई त्रुटि हो जाती है, तो उस त्रुटि को आप तुरंत के तुरंत सही कर सकें, इसलिए वो आवश्यक है। दूसरा, एक विधिक लैंग्वेज होती है, उसको भी आप अपना साथ के साथ क्लियर करते चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ आप एक कॉपी और एक पेंसिल लेकर भी बैठे। जब भी आप कोई लेक्चर पढ़े, हमेशा जो है एक कॉपी और पेंसिल और बेरेक्ट लेकर के बैठे और उसमें लिखते चलें, उसको पढ़ते चलें, तब जा करके ये चीज़ें क्लियर होंगी और अच्छे से याद भी हो पाएंगी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं केवल हेडफोन लगा लेते हैं और अपना वीडियो प्ले किया, सुनते रहते हैं। ऐसे तैयारी नहीं होती है कभी भी। और केवल इसी वीडियो की बात नहीं है, और केवल ऑनलाइन पढ़ाई की बात नहीं है, आप खुद से भी कभी पढ़ते हैं तो हमेशा एक कॉपी और पेन लेकर बैठे, हमेशा उसको लिख लिख के याद करें, तो ही अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। चलिए आगे देखते हैं। धारा 9। धारा 9 क्या कहती है कि जब तक वर्जित न हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। तो धारा 9 में कहा गया है कि जब तक वर्जित ना हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। तो इसमें सिविल प्रकृति के वाद को भी बताया गया है। मतलब अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सिविल प्रकृति का वाद कौन सी धारा में परिभाषित है, तो धारा 9 में परिभाषित है। बाकी धारा 9 की जो परिभाषा है उसको हम पढ़ लेते हैं डायरेक्ट से। कहती है कि न्यायालयों को, फिर ब्रैकेट में लिखा है, इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी। इसका मतलब यह है कि सिविल न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण का अधिकार होगा, सिवाय ऐसे वादों को छोड़कर जिनका संज्ञान लेने के लिए स्पष्टतः या विवक्षित रूप से निश्चित कर दिया गया है। मतलब सिविल जो न्यायालय होंगे, सिविल प्रकृति के सभी वादों का क्या करेंगे, विचारण करेंगे, सिवाय ऐसे वादों को छोड़कर जिन वादों को संहिता में स्पष्ट रूप से उन्हें मना कर दिया गया है संज्ञान लेने के लिए, या फिर विवक्षित रूप से उनको संज्ञान लेने के लिए मना कर दिया गया है। तो अभिव्यक्त रूप से मना कर दिया है या फिर विवक्षित रूप से मना कर दिया है, वर्जित कर दिया है। तो अभिव्यक्त का मतलब होता है, अभिव्यक्त मतलब व्यक्त कर देना,
किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से कह देना। अभिव्यक्त का मतलब होता है मौखिक या लिखित, क्योंकि किताब है तो उसमें लिखा हुआ है तो वो लिखित हो गया। तो संहिता में जहाँ पर अभिव्यक्त कर दिया गया है कि जो है आमुख वाद को सिविल न्यायालय विचारण नहीं करेंगे या फिर सिविल न्यायालय उसका संज्ञान नहीं लेंगे, तो उस वाद को सिविल न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा। विवक्षित मतलब होता है जो किसी आचरण के द्वारा पता चलता है, वो कहीं लिखा नहीं होता है। विवक्षित मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उसको पता चलता है कि हाँ इस वाद को जो है न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता है, तो फिर ऐसे वाद का भी सिविल न्यायालय विचारण नहीं करेगा, संज्ञान नहीं लेगा। तो सेक्शन 9 में यही कहा गया है कि जब तक वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। सेक्शन 9 में देखते हैं क्या कहा गया है आगे। स्पष्टीकरण 1। सेक्शन 9 में 2 स्पष्टीकरण है, दोनों में से जो पहला वाला स्पष्टीकरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सेक्शन 9 का स्पष्टीकरण 1 जो है वो ही सिविल प्रकृति के वाद की परिभाषा को बताता है। सेक्शन 9 नहीं बताता है, लेकिन सेक्शन 9 का स्पष्टीकरण 1 जो है वो सिविल प्रकृति के वाद की परिभाषा को बताता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन बेस्ड कि किस सेक्शन में सिविल प्रकृति के वाद की परिभाषा दी गई है, तो सेक्शन 9 लगाएंगे, और अगर स्पष्टीकरण दिया है ऑप्शन में तो स्पष्टीकरण 1 को लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्पष्टीकरण 1। तो स्पष्टीकरण 1 जो है सिविल प्रकृति के वाद की परिभाषा को बताता है। सिविल प्रकृति के वाद की परिभाषा को कौन बताता है? स्पष्टीकरण 1 बताता है। सेक्शन 9 क्या बताता है? यह बताता है कि जब तक वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। देखिए यहाँ से क्या है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सिविल प्रकृति के वाद की परिभाषा कहाँ पर दी गई है। तो सिविल प्रकृति के वाद की परिभाषा मुख्य रूप से स्पष्टीकरण 1 में दी गई है। सेक्शन 9 के स्पष्टीकरण 1 में सिविल प्रकृति के वाद की परिभाषा दी गई है। अगर डायरेक्ट सेक्शन पूछ लेता है तो सेक्शन 9 बताएंगे, और अगर स्पष्टीकरण बेस्ड में पूछ लेता है तो स्पष्टीकरण 1 में बताएंगे कि सिविल प्रकृति के वाद की परिभाषा को सेक्शन 9 के स्पष्टीकरण 1 में बताया गया है। तो क्या कहा गया है स्पष्टीकरण 1 में? इसके अनुसार वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधी या फिर पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित हैं, प्रतिवादित मतलब विवादास्पद हैं, कंटेस्टेड हैं, वो क्या है? सिविल प्रकृति का वाद है। तो सेक्शन 9 के स्पष्टीकरण 1 में सिविल प्रकृति के वाद को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि वह वाद जिसमें पद संबंधी या फिर संपत्ति संबंधी या फिर पद संबंधी अधिकार क्या है? विवादास्पद हैं, वह क्या है? सिविल प्रकृति का वाद है। आगे कहा गया है इसी स्पष्टीकरण में कि चाहे ऐसे अधिकार धार्मिक कृत्यों या फिर कर्मों संबंधी विनिश्चय पूर्ण रूप से अवलंबित है। अवलंबित मतलब डिपेंड है। चाहे ऐसे अधिकार, कैसे अधिकार? संपत्ति संबंधी अधिकार या फिर पद संबंधी अधिकार। चाहे ऐसे अधिकार धार्मिक कृत्यों या फिर कर्मों संबंधी विनिश्चय पर पूर्ण रूप से डिपेंड है, तो ऐसे वाद क्या है? सिविल प्रकृति के वाद है। तो इससे यह भी अर्थ निकल रहा है कि जो केवल धार्मिक कृत्य होते हैं या फिर धार्मिक कर्म होते हैं, इस तरह के जो वाद होते हैं केवल धार्मिक कृत्य वाले या फिर धार्मिक कर्म वाले, वो सिविल प्रकृति के वाद नहीं होते हैं। इसका मतलब यह भी निकल रहा है। तो इस चीज़ को हम और क्लियर आगे वाले स्लाइड में करेंगे। तो यहाँ तक अभी हमने क्या देखा? सेक्शन 9 में जब तक कि वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे, और सिविल प्रकृति के वाद की परिभाषा को स्पष्टीकरण 1 में बताया गया है कि ऐसे वाद जो संपत्ति संबंधी या फिर पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित हैं, वहाँ पर उसको सिविल प्रकृति का वाद कहा जाएगा। तो इसको हम और आगे वाली स्लाइड में क्लियर करेंगे। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। सिविल वाद का विचारण करने के लिए न्यायालय को उसके लिए सक्षम होना आवश्यक है। न्यायालय की सक्षमता निम्न प्रकार से निर्धारित होती है। तो जो सिविल न्यायालय होते हैं, मेनली ये मुख्य परीक्षा का प्रश्न है अधिकारिता वाला, और सेक्शन 9 से भी मुख्य परीक्षा का प्रश्न बनता है। तो ये दोनों ही जो है मुख्य परीक्षा के प्रश्न है मुख्य रूप से। आगे इसमें क्या कहा गया है देखिए कि सिविल वाद का विचारण करने के लिए न्यायालय को उसके लिए सक्षम होना आवश्यक है। किसको आवश्यक है? न्यायालय को। अगर कोई न्यायालय सिविल प्रकृति का वाद सुनना चाहता है या फिर सुनने के लिए पात्र है, तो उसके लिए उसको क्या होना पड़ेगा? सक्षम होना पड़ेगा। और सक्षमता के अंतर्गत क्या क्या आएगा इसमें कहा गया है, ये 4 चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसे न्यायालय को क्षेत्रीय या स्थानीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होना चाहिए, उसको आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होना चाहिए, उसको विषय वस्तु से संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त होना चाहिए, और चौथा उसको मूल या अपीलीय क्षेत्राधिकार होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें एक सिविल न्यायालय को किसी सिविल वाद को सुनने के लिए उसके अंतर्गत होनी चाहिए। ये आर्थिक क्षेत्राधिकार को हम पिछले चैप्टर के पिछली वीडियो की धारा 6 में पढ़ के आए हैं। तो आगे देखते हैं इसमें। चलिए देखिए, ये जो है ये पहली स्लाइड का स्क्रीनशॉट है, इस पर अभी ध्यान मत दीजिएगा, जब हम इसके बारे में बताएंगे तो तब आप इसको देखिएगा। देखते हैं, दीवानी प्रकृति के वाद हैं
तो यहाँ पर एक लिस्ट आएगी जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से जो वाद हैं वो दीवानी प्रकृति के वाद हैं। यहाँ पर जो दीवानी शब्द है इससे मतलब सिविल से है। सिविल का मतलब क्या होता है? नागरिक होता है। और जब हमने क्या किया था, सबसे पहली वीडियो बताई थी उसमें हमने बताया था कि जो सीपीसी है यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता है उसको हम क्या क्या कहते हैं? दीवानी प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं, नागरिक प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं और व्यावहारिक प्रक्रिया संहिता भी इसको कहते हैं। तो सिविल का मतलब क्या होता है? नागरिक से होता है। और यहाँ पर अब सिविल का मतलब क्या है? सिविल का मतलब हम किस में चल रहे हैं? सिविल प्रकृति के वाद के संदर्भ में हम इसको जान रहे हैं। तो यहाँ पर सिविल का मतलब क्या हो गया कि सिविल से तात्पर्य नागरिकों के निजी अधिकारों, उसके उत्तरदायित्व, उसके दायित्वों एवं उपचारों से जो संबंधित मामले होते हैं वो सिविल प्रकृति के मामले होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या समझे कि ऐसे वाद जो नागरिकों के निजी अधिकारों एवं उपचारों से संबंधित होते हैं वो सिविल प्रकृति के वाद होते हैं। तो देखते हैं इस लिस्ट में क्या क्या है जो दीवानी प्रकृति के वाद हैं या फिर सिविल प्रकृति के वाद हैं। पहला, सरकारी सेवक के वेतन के बकाये से संबंधित वाद। तो जो सरकारी सेवक होता है उसका वेतन रोक लिया गया है, उसके लिए वो वाद लाता है, तो क्या होगा? सिविल प्रकृति का वाद होगा, दीवानी प्रकृति का वाद होगा। दूसरा, पूजा का अधिकार। पूजा यहाँ पर लड़की नहीं है कोई, पूजा मतलब आस्था, उपासना जो होती है वो है पूजा का अधिकार। तो पूजा का अधिकार, जैसे आपने देखा होगा एक सबरीमाला केस आया था जिसमें महिलाओं को पूजा करने से रोक दिया गया था। तो उन्होंने केस किया, केस में वो जीती, फिर क्या हुआ? उनको पूजा करने का राइट मिल गया। ठीक है, तो ये क्या है? पूजा का अधिकार। और पूजा का अधिकार क्या है? ये दीवानी प्रकृति का वाद है। आगे देखते हैं, धार्मिक या अन्य जुलूस निकालने का अधिकार। जो झांकी वगैरह निकालते हैं या फिर जुलूस निकालते हैं इनको क्या है? रोक दिया जाता है अगर, और वो कोर्ट जाते हैं तो वो कोर्ट जाने पर जो मुकदमा करते हैं वो सिविल प्रकृति का वाद कहलाया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं 4 नंबर क्या है? मृतक को दफनाने का अधिकार। किसी मृतक को दफनाने का जो अधिकार है वो भी दीवानी प्रकृति का वाद है। मत देने का अधिकार यानी कि जो वोट डालने का अधिकार होता है वो भी दीवानी प्रकृति का वाद होता है। विशिष्ट अनुतोष का अधिकार दीवानी प्रकृति का वाद है। दीवानी मामलों के क्षतिपूर्ति का अधिकार क्या है? ये भी सिविल प्रकृति का वाद है। संविदा भंग पर क्षतिपूर्ति का अधिकार। संविदा कोई भंग कर दी जाती है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई वाद लाया जाता है तो वाद क्या होगा? दीवानी प्रकृति का वाद होगा। अगला है पद के लिए वाद। पद मतलब पोस्ट के लिए वाद। यहाँ से जो है छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि जो ये पद है, पद का मतलब है केवल पद। पद कैसा भी हो सकता है, प्रशासनिक भी हो सकता है या फिर धार्मिक भी हो सकता है या फिर न्यायिक भी हो सकता है। तो पद किसी भी प्रकार का हो। यहाँ पर जो धार्मिक शब्द है, धार्मिक जो पद आ जाता है उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे जो केवल धार्मिक प्रवृत्ति के प्रश्न होते हैं, विवाद जो होते हैं वो सिविल प्रकृति के वाद नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो पद शब्द है ये धार्मिक अगर पद है, जो धार्मिक पद है वो भी क्या होगा? सिविल प्रकृति का वाद होगा। लेकिन अब आगे हम जो जानेंगे जो केवल धार्मिक प्रकृति के प्रश्न होते हैं वो सिविल प्रकृति के वाद नहीं होते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला है विवाह विच्छेद संबंधी वाद। जो तलाक के वाद होते हैं वो भी क्या है? सिविल प्रकृति के वाद है। अगला है प्रबंधन संबंधी वाद। प्रबंधन मतलब होता है मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट संबंधी वाद होगा वो भी क्या होगा? दीवानी प्रकृति का वाद होगा। अगला है भाटक यानी कि किराया के लिए जो वाद होगा वो भी दीवानी प्रकृति का वाद होगा। घोषणा संबंधी वाद। तो घोषणा संबंधी वाद ऐसे होते हैं जिसमें पक्षकार न्यायालय में आवेदन करता है कि न्यायालय ऐसे विवाद या फिर ऐसे किसी नियम, कानून या शर्त जो अस्पष्ट है, जो समझ में नहीं आ रही है, जिसके कारण विवाद हो गया है, तो ऐसे नियम, कानून या फिर शर्त को स्पष्ट करे जिससे भविष्य में कोई विवाद न उत्पन्न हो सके। तो न्यायालय से जो है, न्यायालय में ऐसे पक्षकार जो है आवेदन करते हैं कि ऐसे नियम, कानून या शर्त की भाषा को स्पष्ट करके घोषणा करे कि जो है फिर भविष्य में उससे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न ना हो। जन्म तिथि में सुधार संबंधी वाद। तो ये क्या है? जन्म तिथि में अगर सुधार संबंधी मार्कशीट में कोई जन्म तिथि गलत हो जाती है और उससे संबंधित कोई वाद आ जाता है तो क्या होगा? वो भी दीवानी प्रकृति का वाद होगा। तो ये जो है या तो आप इनको याद कर लीजिए सभी को कि जो है दीवानी प्रकृति के वाद कौन कौन से होते हैं, या फिर इनको समझते हुए आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या है? दीवानी प्रकृति के वाद नहीं है। तो ऊपर तो हमने पढ़ा कि जो जो है दीवानी प्रकृति के वाद हैं, और अब हम नीचे देख रहे हैं क्या? जो वाद दीवानी प्रकृति के वाद नहीं है। तो यहाँ से बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है या फिर ध्यान से इसको समझना है। देखते हैं इसमें क्या क्या है जो दीवानी प्रकृति के वाद हैं वो क्या नहीं है। पहला, केवल जातिगत प्रश्नों से संबंधित वाद।
तो केवल जातिगत प्रश्नों से संबंधित वाद है वो क्या है, दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है। देखिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये एक कचहरी परिसर है, कोर्ट है, ये कोर्ट का परिसर है। इसमें 4 A B C और D, 4 प्रकार के जो हैं, मतलब 4 प्रकार की जाति के वकील यहाँ पर वकालत का अपना पेशा करते हैं। A B C D, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर A जाति के जो हैं इनका अलग समाज, B जाति का अलग समाज, C जाति का अलग समाज और ये D जाति का अलग समाज। अब क्या हुआ कि ए और जो बी है ये दोनों एक हो जाते हैं। मतलब ये कोई अपनी मीटिंग करते हैं किसी भी संबंध में, कचहरी परिसर को लेकर के, या फिर अपने वकालत के पेशे को लेकर के, या फिर अपना प्रोफेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न है उसको लेकर के, क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं, डी जो ये समाज है, ये अलग जाति का जो समाज है डी, इसमें से 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो जातिवाद, मतलब जातिवाद को नहीं मानते हैं। मतलब उनके अंदर ऐसी जाति की कोई भावना नहीं है, और जाति की भावना होनी भी नहीं चाहिए, ये तो केवल उदाहरण के स्वरूप चल रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, एक जो डी व्यक्ति है ये अच्छा व्यक्ति है, ये नहीं मानता है, ये अपने प्रोफेशन को जो है सर्वोपरि रखता है। तो अगर ये प्रोफेशन से संबंधित कोई मीटिंग हो रही है, यहाँ पर प्रोफेशन से संबंधित कोई मीटिंग हो रही है, तो इनका क्या दायित्व बनता है कि भाई वो व्यक्ति जो है, जो डी समाज का है, वो अच्छा है प्रोफेशन के लिए, प्रोफेशन से संबंधित उसको नॉलेज है, तो उसको भी मीटिंग में बुला लिया जाए। लेकिन इस मीटिंग को जो संचालित कर रहे हैं लोग, उन्होंने क्या किया, इस व्यक्ति को इस मीटिंग में नहीं बुलाया, इस मीटिंग में नहीं बुलाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब इसने ये जो है केस लाता है कि मुझे जो है इस मीटिंग में नहीं बुलाएगा क्योंकि मैं जो हूँ डी जाति से हूँ। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये केवल जाति से संबंधित वाद हो गया। तो ये क्या होगा, दीवानी प्रकृति का वाद नहीं होगा, क्योंकि डी को जो है केवल जाति के आधार पर मीटिंग में बैठने से रोक दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डी के किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। यहाँ पर केवल उसको जाति के आधार पर क्या किया, रोक दिया गया मीटिंग में आने से। अब तो वो ये नहीं कह सकता है कि मैं डी जाति से हूँ तो मुझे जो है मीटिंग में बैठने का अधिकार है, क्योंकि मैं संबंधित प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए मुझे मीटिंग में बैठने का अधिकार है, और मुझको केवल डी जाति का होने के कारण ही जो है मीटिंग में बैठने नहीं दिया। तो ये क्या है, केवल जाति से संबंधित प्रश्न है, यह है क्या होगा, दीवानी प्रकृति का वाद नहीं होगा। इसी कथन से जो है एक स्टेटमेंट आता है निकल कर, यदि किसी व्यक्ति को, मान लीजिए डी जाति है कोई, डी जाति के व्यक्ति को जाति से क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। निष्कासित यानी कि निकाल दिया जाता है, अपनी जाति से उसको निकाल दिया जाता है। तो वहाँ पर क्या हो गया, उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन हो गया, क्योंकि वह अब क्या होगा, उस जाति को मिलने वाले लाभ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको उस जाति से निष्कासित कर दिया गया है। तो क्या होगा, यहाँ पर उसका जो होगा विधिक राइट उसका वॉयलेट हो जाएगा, मतलब वॉयलेशन हो जाएगा उसके विधिक अधिकार का। और जब उसके विधिक अधिकार का वॉयलेशन हो जाएगा तो वह वाद लाता है, क्या होगा फिर, वो सिविल प्रकृति का वाद हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी तो ये मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, इससे जो ये लिस्ट दी गई है ये वाली, और जो नीचे वाली लिस्ट आएगी उसको आप याद कर लेना, इसी से जो है प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, केवल धार्मिक कृत्यों या कर्मों से संबंधित वाद। देखिए हमने जो इसमें क्या बताया था कि धार्मिक कृत्यों एवं कर्मों संबंधी विनिश्चय पर पूर्ण रूप से जो डिपेंडेंट होते हैं, कैसे वाद, संपत्ति संबंधी वाद या फिर पद संबंधी वाद, जो डिपेंडेंट होते हैं क्या होते हैं, वो सिविल प्रकृति के वाद होते हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि इससे एक अर्थ और निकलता है कि जो केवल धार्मिक कृत्यों या फिर धार्मिक कर्मों से संबंधित वाद होंगे वो सिविल प्रकृति के वाद नहीं होंगे। और ये आ गया इसी पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा। इसको भी एक उदाहरण से देखते हैं कि मान लीजिए कोई मठ है, जैसे हमारे मठ है, मंदिर में मठ होते हैं, या फिर कोई स्वामी है, मंदिर का स्वामी है, और वो क्या कहता है कि मुझको किसी विशेष उत्सव उत्सव पर क्या किया जाए, एक पालकी में बैठाकर ले जाया जाए। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कहता है कि मुझको एक जो है पालकी में, विशेष उत्सव पर एक पालकी में बैठाकर ले जाया जाए। ठीक, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो क्या कहेगा, मतलब उत्सव मना, क्या किया, और उत्सव मनने के बाद उसको पालकी में बैठाकर नहीं ले जाएगा, तो क्या हुआ, यहाँ पर उसके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। तो केवल ये एक क्या था, धार्मिक कृत्य था, उनकी इच्छा थी, उन्होंने उसको नहीं माना,
और उसको पालकी में बैठा कर नहीं ले जाया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। यहाँ पर केवल धार्मिक कृत्य था ये, और धार्मिक कृत्य से जो संबंधित होते हैं, केवल धार्मिक कृत्य से संबंधित जो वाद होते हैं वो सिविल प्रकृति के वाद नहीं होते हैं। लेकिन यदि किसी पद से संबंधित कोई वाद आ जाता है या फिर किसी संपत्ति से संबंधित वाद आ जाता है जो धार्मिक पर डिपेंड हो, धार्मिकता पर डिपेंड हो जाता है, वो फिर सिविल प्रकृति का वाद हो जाता है। आगे देखते हैं, किसी पद के साथ जुड़ी गरिमा के लिए वाद। तो किसी पद के लिए जो कोई पद है उसके लिए कोई गरिमा जुड़ जाती है तो उससे संबंधित भी कोई वाद आता है, वो भी दीवानी प्रकृति का वाद नहीं होगा। पद की गरिमा मतलब एक सम्मानजनक पोस्ट। जैसे आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कल को आप क्या बनते हैं, जज बन जाते हैं। जज बन जाते हैं, आपको एक क्या मिलती है, पोस्ट मिलती है। पोस्ट क्या होगी, एक पद हो गया। तो उस पद की क्या है, एक गरिमा है। वह पोस्ट जो है एक क्या है, सम्मानजनक है। तो अब आप उस पोस्ट पर, यानी कि जब आप जज बन जाएंगे, उस पोस्ट पर, उस कुर्सी पर बैठते हैं। जो न्यायालय में कुर्सी होती है वो एक जज की कुर्सी होती है, और उस कुर्सी पर हर कोई व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके कोई बहुत पुराने मित्र आ गए, या फिर बहुत पुराने आपके कोई ऐसे व्यक्ति आ गए जान पहचान वाले, जिन जो आपको उस पोस्ट से भी ज़्यादा सम्मान्य लगते हैं। आपने क्या किया, उनको उस अपनी कुर्सी पर बैठा दिया, कुछ देर के लिए बैठा दिया, कि जो कोर्ट में कुर्सी है न्यायाधीश की, उस पर उसको बैठा दिया। तो अब यहाँ पर क्या कर दिया, आपने पद की गरिमा का अपमान कर दिया, यानी कि उस कुर्सी का अपमान कर दिया, क्योंकि वह आपके लिए सम्मान्य है, लेकिन वो हर व्यक्ति के लिए जो है उस पोस्ट के लिए योग्य नहीं है, उस कुर्सी के लिए योग्य नहीं है। तो अब क्या हुआ, आप पर पद की गरिमा को जो है भंग करने का एक वाद लाया जाता है। तो ये जो वाद लाया जाएगा ये सिविल प्रकृति का वाद नहीं माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें गोपनीयता के अधिकार से संबंधित वाद, मतलब जो राइट टू प्राइवेसी होता है उससे संबंधित जो कोई भी वाद आएगा वो सिविल प्रकृति का वाद नहीं होगा। आगे है स्वैच्छिक भुगतान का वाद। यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है, कई बार यहाँ से प्रश्न बन चुका है कि जो स्वैच्छिक भुगतान किए जाते हैं उससे संबंधित कोई वाद आता है वो दीवानी प्रकृति का वाद नहीं होगा। आगे है राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित जो भी वाद होते हैं वो भी दीवानी प्रकृति के वाद नहीं होंगे। अगला औद्योगिक विवाद अधिनियम से संबंधित वाद, ये भी क्या होगा, दीवानी प्रकृति का वाद नहीं होगा। अगला है भूमि अधिग्रहण अधिनियम से संबंधित वाद होगा, वह भी दीवानी प्रकृति का वाद नहीं होगा। तो हमने देखा कि कौन कौन से दीवानी प्रकृति के वाद हैं और कौन कौन से दीवानी प्रकृति के वाद नहीं हैं। तो आप या तो इनको याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, या फिर आप अगर समझ के इनको याद कर सकते हैं तो फिर समझ के आप इनको याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सिविल प्रकृति का वाद कौन सा है, सिविल प्रकृति का वाद कौन सा नहीं है। तो ये हमारा सेक्शन 9 कंप्लीट हो गया है, और आगे देखते हैं इसमें सेक्शन 10 की चर्चा हम करते हैं, क्या है उसमें। धारा 10 वाद का रोक दिया जाना या फिर विचाराधीन विषय, जिसको हम अंग्रेजी में रेस सब जुडिस भी कहते हैं। तो ये क्या है, धारा 10 वाद का रोक दिया जाना। देखिए इसमें क्या है, देखते हैं। तो धारा 10 को लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है। धारा 10 को लागू होने के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। कौन कौन सी शर्तें हैं, पहला, दो वाद होने चाहिए। दूसरा, विवादक विषय का सार्थ समान होना चाहिए, यानी कि दोनों वादों में जो है विषय जो है, विवाद का जो विषय है वो समान होना चाहिए। तीसरा, पक्षकार भी समान होने चाहिए, दोनों वादों में पक्षकार भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। चौथा, पक्षकारों का समान हक होना चाहिए। अगला, अनुतोष दिलाने के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में पूर्ववर्ती वाद का लंबित होना। मतलब जो दो वाद होते हैं, एक दूसरे न्यायालय में होता है और एक दूसरे न्यायालय में होता है। तो जो पहले वाले न्यायालय में जो वाद होता है उसमें वह वाद जो है लंबित होना चाहिए। मतलब वो डिस्पोज नहीं होना चाहिए, समाप्त नहीं होना चाहिए, केवल लंबित होना चाहिए। और वो न्यायालय क्या होना चाहिए, सक्षम अधिकारिता वाला होना चाहिए। तो ये सेक्शन 10 की आवश्यक शर्तें हैं। इस सेक्शन से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रेस सब जुडिस जो है कौन से सेक्शन में है, तो धारा 10 में है। आगे धारा 10 से संबंधित और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उनको हम देखते हैं। धारा 10 के उल्लंघन में पारित डिक्री अकृत यानी कि बेकार नहीं होगी, अर्थात वैध होगी। मतलब यह है कि धारा 10 का अगर उल्लंघन होता है तो पहले न्यायालय ने भी डिक्री पारित कर दी और दूसरे न्यायालय ने भी डिक्री पारित कर दी, तो क्या होगी, ऐसी डिक्री बेकार नहीं होगी, अर्थात वो वैध होगी। अगला है, धारा 10 के अंतर्गत स्थगनादेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती परंतु पुनरीक्षण किया जा सकता है। मतलब धारा 10 के अंतर्गत जो है स्थगनादेश दिया जाता है अगर, तो उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है परंतु पुनरीक्षण किया जा सकता है।
अगला है कि धारा 10 सीपीसी के अलावा संहिता की धारा 151 सिविल न्यायालयों को न्याय हित में पश्चातवर्ती वाद को स्थगित करने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है। मतलब जो सीपीसी की धारा 10 है, इसके अलावा सीपीसी की धारा 151 जो कि सिविल न्यायालयों को क्या करती है, न्याय हित में पश्चातवर्ती वाद को स्थगित करने की शक्ति देती है, वो भी जो है मतलब धारा 151 के आधार पर जो भी जो है पश्चातवर्ती वाद को स्थगित किया जा सकता है। अगला है धारा 10 एक विवाद बिंदु पर दो वाद संस्थित कर दिए जाने पर बाद में संस्थित वाद पर विचारण पर रोक लगाता है। मतलब धारा 10 में जो है दो वाद दाखिल किए जाते हैं और जो बाद वाला जो वाद होता है उस वाले वाद को क्या करता है, विचारण पर रोक लगाता है। यहाँ पर जो है वाद को संस्थित करने पर रोक नहीं लगाता है, यहाँ पर केवल विचारण पर रोक लगाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अगला है धारा 10 के प्रावधान विदेशी न्यायालय में संस्थित वाद पर लागू नहीं होते हैं, लेकिन यदि केंद्र सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत न्यायालय विदेश में स्थापित हो तो यह धारा लागू होगी। तो इसमें यह बताया गया है। आगे है कि धारा 10 का उद्देश्य दो समान क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को एक वाद पर न्याय निर्णय करने से रोकना है तथा परस्पर विरोधी विनिश्चय की संभावना को टालना है। तो धारा 10 का उद्देश्य क्या है, जो दो वाद में अलग अलग न्याय निर्णय ना आ जाए, इसकी जो है संभावना को टालना है, इसका धारा 10 का उद्देश्य है। धारा 10 के अपवाद हैं, यानी कि जो यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं वो धारा 10 पर लागू नहीं होते हैं। क्या है इसमें कि पहला है विदेशी न्यायालय में वाद लंबित होने की दशा में, यानी कि एक वाद, पहला जो वाद है वो किसी विदेशी न्यायालय में लंबित है और दूसरा जो वाद है वो भारत के किसी न्यायालय में दाखिल कर दिया जाता है, तो क्या होगा, वहाँ पर धारा 10 काम नहीं करेगी। दूसरा है संक्षिप्त सूट में, यानी कि संक्षिप्त जो वाद होते हैं उनमें भी धारा 10 अपवाद के रूप में काम करती है, यानी कि वहाँ पर भी धारा 10 काम नहीं करेगी। अगला है न्यायालय के अंतरिम आदेशों के मामले में भी धारा 10 कार्य नहीं करेगी। तो धारा 10 से जो ये पॉइंट हैं इनको आप एक बार नोटिस कर लीजिएगा, केवल यहीं से प्रश्न बनता है, बाकी धारा 10 से ज़्यादा क्वेश्चन प्री में नहीं बनता है, ये भी मुख्य परीक्षा का प्रश्न आता है। और धारा 10 को डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि रेस्ट जो सब जुडिस का जो प्रावधान है ये किस धारा में है। तो धारा 10 और धारा 11 में जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए जो है इसको यहाँ पर याद रखिएगा, धारा 10 में रेस्ट सब जुडिस का प्रावधान है। चलिए आगे देखते हैं धारा 11। धारा 11 पूर्व न्याय या प्रांगण न्याय का सिद्धांत, जिसको हम रेस जुडिकाटा भी बोलते हैं, तो यह धारा 11 में प्रावधानित है। इसमें क्या है कि प्रांगण न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित 3 रोमन सूत्रों पर आधारित है। तो किन किन 3 रोमन सूत्रों पर आधारित है धारा 11 का सिद्धांत, वो देख लेते हैं। पहला है नेमो डेविड बिट्स वैक्सरी प्रो यूनो एडम कोस, यानी कि इसका मतलब है एक ही वाद हेतु के लिए दोबारा तंग न करना। दूसरा है इंटरेस्ट रिपब्लिसिया अट सिट फिनिश लेटम, तो हमारी अंग्रेजी थोड़ी गड़बड़ है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। तो इसका दूसरा है कि राज्य के हित में मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। आगे देखते हैं तीसरा क्या है, रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ओक्यूपिटर, इसका मतलब है कि एक न्यायिक विनिश्चय को सही माना जाना चाहिए। तो जो धारा 11 है यह क्या है, निम्नलिखित 3 रोमन सूत्रों पर आधारित है, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। क्या है कि एक ही वाद हेतु के लिए दोबारा तंग नहीं करना, दूसरा राज्य के हित में मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए, तीसरा एक न्यायिक विनिश्चय को सही माना जाना चाहिए। तो धारा 11 यही तीनों रोमन सूत्रों पर आधारित है। आगे देखते हैं प्रांगण न्याय के निम्नलिखित आवश्यक तत्व या शर्तें। तो पहला इसमें क्या आवश्यक शर्त में कि पूर्व संस्थित एवं पश्चात संस्थित दो वाद होने चाहिए। तो जैसे धारा 10 में हमने देखा था वैसे ही धारा 11 में भी है, दो वाद होने चाहिए, एक पूर्व संस्थित और एक बाद में संस्थित किया गया हो। अगला है जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद पर निर्णय दिया है उसमें पश्चातवर्ती वाद पर भी निर्णय देने की क्षमता होनी चाहिए। इसका मतलब यह निकलता है कि जो पूर्ववर्ती वाद होगा उसमें निर्णय दे दिया गया हो। धारा 10 में क्या होता है, वाद लंबित होना चाहिए, और धारा 11 में क्या है, निर्णय दे दिया गया हो पहले वाले न्यायालय द्वारा। अगला है विवादक विषय दोनों वादों में प्रत्यक्षतः एवं सार्थ चाहे वास्तविक रूप में या आणविक रूप में वही होना चाहिए, जो समान होना चाहिए, मतलब दोनों ही वादों में। अगला पॉइंट है पश्चातवर्ती वाद में विवादक ऐसा होना चाहिए जो पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्षतः एवं सार्थ विवादक हो, और पूर्ववर्ती वाद में ऐसे विवादक को सुनकर अंतिम रूप से विनिश्चय किया जा चुका हो। तो ये क्या है, धारा 11 के आवश्यक तत्व हम पढ़ रहे हैं। अगला है इसमें कि दोनों ही वाद समान पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच होना चाहिए।
अगला है, दोनों ही वादों में पक्षकारों का उसी स्वत्व के अधीन मुकदमेबाजी आवश्यक है। मतलब एक ही जो है स्वत्व के अधीन मुकदमेबाजी होनी चाहिए। तो ये धारा 11 के क्या हैं, मुख्य आवश्यक तत्व हैं। ये जो है ये सब ये मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी जो है हमने इनको बताया क्योंकि ये चीज़ें आप रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से, तो भी ये आपको पता होनी चाहिए। ये भी 11 धारा 11 का ये भी मुख्य परीक्षा का प्रश्न यहाँ से बनता है। तो इस धारा के 11 में स्पष्टीकरण 4 है। इस स्पष्टीकरण में आणविक यानी कि प्रलक्षित प्रांगण न्याय की व्याख्या की गई है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो आणविक प्रांगण न्याय है यानी कि प्रलक्षित प्रांगण न्याय है उसकी व्याख्या कहाँ पर की गई है, ये स्पष्टीकरण 4 में की गई है। तो यहाँ पर जो ये आणविक शब्द है इसका मतलब होता है रचनात्मक। रचनात्मक मतलब जो वास्तविक शब्द होता है, वास्तविक शब्द का अपोजिट क्या होता है, रचनात्मक होता है, यानी कि आणविक होता है। तो यहाँ पर इसमें जो है एक वाद आता है, यहाँ से पूछा जाता है मतलब। तो जो ये है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन 1977, ये केस जो है पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि यह केस किससे संबंधित है, तो यह केस आणविक प्रांगण न्याय से संबंधित है। आगे देखते हैं स्पष्टीकरण 5। स्पष्टीकरण 5 क्या कहता है कि वाद पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष जो डिक्री के द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया है, इस धारा के प्रयोजन के लिए नामंजूर कर दिया गया समझा जाएगा। मतलब जो कोई डिक्री पारित की जाती है उसमें डिक्री में जो वाद दाखिल किया गया था और वाद में जो अनुतोष मांगा गया था, उस अनुतोष को उस डिक्री में क्या कर दिया है, अनदेखा कर दिया गया है। उसके बारे में कोई कोई आदेश या फिर कोई उसके बारे में स्टेटमेंट कोर्ट ने नहीं दी है, तो उसको यह समझा जाएगा कि उस अनुतोष को क्या कर दिया गया है, नामंजूर कर दिया गया है। आगे चलिए देखते हैं स्पष्टीकरण 7। स्पष्टीकरण 7 कहता है कि पूर्व न्याय का सिद्धांत डिक्री की निष्पादन कार्रवाइयों में भी लागू होता है। तो ये जो पूर्व न्याय का सिद्धांत है ये कहाँ पर लागू होता है, डिक्री की निष्पादन की कार्रवाइयों में भी लागू होता है। इस स्पष्टीकरण 7 में इसको स्पष्ट कर दिया गया है। तो धारा 11 में जो है कुल मिलाकर 7 स्पष्टीकरण है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। पूर्व न्याय का सिद्धांत आपराधिक कार्रवाइयों में भी लागू होता है। यह कहा गया है प्रीतम सिंह बनाम पंजाब राज्य और भगत राम बनाम राजस्थान राज्य। तो ये दो केस ऐसे हैं, इसमें कहा गया है कि पूर्व न्याय का जो सिद्धांत है वो आपराधिक कार्रवाइयों में भी लागू होता है। पहला केस है प्रीतम सिंह बनाम पंजाब राज्य और दूसरा केस है भगत राम बनाम राजस्थान राज्य। तो ये प्रश्न भी पूछे गए हैं। आगे देखते हैं कि पूर्व न्याय का सिद्धांत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट में लागू नहीं होता है। तो ये केस इंपॉर्टेंट है कि जो पूर्व न्याय का सिद्धांत है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट होती है उसमें लागू नहीं होता है। मतलब ये कौन सा केस आया, दरियाव सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं पूर्व न्याय से संबंधित अन्य प्रमुख वाद। तो देवीलाल वर्सेज सेल टैक्स ऑफिसर, ये क्या है, एक प्रमुख वाद है, इससे संबंधित है पूर्व न्याय से संबंधित। पूर्व न्याय से संबंधित देवीलाल बनाम सेल टैक्स ऑफिसर का वाद जो है ये प्रमुख वाद है, इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं धारा 12। धारा 12 में है अतिरिक्त वाद का वर्जन। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है। इसमें देखते हैं क्या है अंदर धारा 12। चलिए देखो कि धारा 12 धारा 10 और 11 के क्रम में ही है, जिनका उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना और वादों की बहुलता को रोकना है। तो ये जो धारा 12 है ये अतिरिक्त वाद का वर्जन करती है। जो अतिरिक्तवाद का वर्जन करती है, तो धारा 10 भी अतिरिक्तवाद का वर्जन करती है और धारा 11 भी अतिरिक्तवाद का वर्जन करती है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए धारा 12 है जिसका उद्देश्य क्या है, मुकदमेबाजी को कम करना और वादों की बहुलता को रोकना। तो धारा 12 का जो उद्देश्य है वो क्या है, उद्देश्य मुकदमेबाजी को रोकना और वादों की बहुलता को रोकना, मुकदमेबाजी को कम करना और वादों की बहुलता को रोकना, जो कि धारा 10 और धारा 11 के क्रम में ही है। धारा 12 में क्या कहा गया है कि संहिता के अंतर्गत जहां वादी को अतिरिक्त रूप से वाद लाने से मना किया गया है वहां वाद को वह न्यायालय में नहीं ला सकता है। मतलब धारा 12 क्या कहती है कि जहां पर वादी को स्पष्ट रूप से क्या कर दिया गया है, वाद लाने से मना कर दिया गया है, वहां पर वो वाद नहीं ला सकता है। तो और क्या आता है धारा 12 में, देख लेते हैं। तो संहिता में प्रावधान जहां वादी अतिरिक्त वाद नहीं ला सकता है। तो धारा 12 में कहा गया है कि जो है जहां वादी को अतिरिक्त रूप से वाद लाने से मना किया गया है वहां पर वो वाद नहीं ला सकता है। और संहिता में कहां पर प्रावधान है इसको हम देख लेते हैं। पहला है ऑर्डर टू रूल 2, जो आदेश वाला पार्ट है वहां से ऑर्डर टू रूल 2, उसमें क्या कहा गया है कि वादी को संपूर्ण दावा एक ही बार में प्रस्तुत कर देना चाहिए तथा संपूर्ण अनुतोष की मांग भी एक ही बार में करनी चाहिए। तो ये बात कहां पर लिखी है, ये बात लिखी है ऑर्डर टू रूल 1 में।
क्या बात लिखी हुई है कि वादी को संपूर्ण दावा एक ही बार में प्रस्तुत कर देना चाहिए तथा संपूर्ण अनुतोष की मांग भी एक बार में ही कर देनी चाहिए। आगे देखते हैं कि यदि वादी अपने दावे में किसी भाग का लोप करता है या उसे जानबूझकर त्याग कर देता है तो बाद में वह उसके बारे में वाद संस्थित नहीं करेगा। तो ऑर्डर टू रूल 2 में क्या कहा गया है, यही कहा गया है कि यदि वादी अपने दावे के किसी भाग का लोप करता है, यानी कि अपने किसी भाग को वो पा सकता था, उसको उसने उसमें मेंशन नहीं किया है, लोप कर दिया है या उसको जानबूझकर छोड़ दिया है, तो बाद में वह उसे पाने के लिए दोबारा से वाद नहीं संस्थित कर सकता है। तो ये बात कहाँ पर है, ऑर्डर टू रूल 2 में कही गई है। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट, ऑर्डर 9 रूल 9, इसमें क्या कहा गया है कि जहां किसी वाद की सुनवाई की तिथि नियत कर दी जाती है और उस सुनवाई की तिथि पर वादी अनुपस्थित रहता है तो सुनवाई की तिथि पर वादी की अनुपस्थिति के कारण वाद को खारिज कर दिया जाता है, तो उसी वाद हेतु पर वादी नया वाद नहीं ला सकता है। तो ऑर्डर 9 रूल 9 में कहा गया है कि जहां वाद की सुनवाई की तिथि नियत कर दी जाती है और उस नियत तिथि पर वादी जो है अनुपस्थित रहता है और वादी की अनुपस्थिति के कारण क्या कर दिया जाता है, वाद को खारिज कर दिया जाता है, तो वहां पर वादी जो है उसी वाद हेतु पर दोबारा से वाद नहीं ला सकता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ऑर्डर 22 रूल 9, इसमें कहा गया है कि जहां वाद का उपशमन हो जाता है या वाद खारिज हो जाता है वहां उसी वाद हेतु हेतु पर वादी नया वाद नहीं ला सकता है। तो जहां पर वाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उपशमन मतलब समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है या फिर वाद खारिज हो जाता है, तो क्या है, उसी वाद हेतु पर वह दूसरा वाद नहीं ला सकता है, तो वो कहाँ पर जाएगा, फिर अपील में जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट, ऑर्डर 23 रूल 1, ऑर्डर 23 रूल 1 क्या कहता है कि जहां कोई वादी अपने वाद को वापस ले लेता है और न्यायालय ने उसे नया वाद संस्थित करने की अनुमति नहीं दी है तो वहां वाद हेतु पर नया वाद नहीं ला सकता है, मतलब उसी वाद हेतु पर जो है नया वाद नहीं ला सकता है। तो ये भी इसका मतलब इन सभी प्रावधानों में स्पष्ट रूप से क्या कर दिया गया है, मना कर दिया गया है कि कोई भी वादी जो है नया वाद इन कंडीशन में नहीं ला सकता है। चारों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगला है धारा 13, विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा। तो धारा 13 में क्या कहा गया है कि जो विदेशी निर्णय है वो कब निश्चायक नहीं होगा। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है कि सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया है। तो जो विदेशी निर्णय है यदि किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने नहीं सुना है तो वो क्या होगा, वो निश्चायक नहीं होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है दूसरा, मामले के गुण अवगुण के आधार पर नहीं दिया गया है। तो जो विदेशी निर्णय है यदि मामले के गुण अवगुण के आधार पर नहीं दिया गया है तो भी वो भारत के न्यायालय में क्या होगा, निश्चायक नहीं होगा। आगे देखते हैं कि यदि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध है, यदि जो है विदेशी निर्णय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध है तो भी वह क्या होगा, निश्चायक नहीं होगा। अगला है नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है तो भी जो है वह निश्चायक नहीं होगा। अगला है यदि वह उसका निर्णय क्या है, कपट द्वारा प्राप्त किया गया है तो भी जो है विदेशी निर्णय निश्चायक नहीं होगा। तो अगला पॉइंट है इसमें, भारत में प्रवर्त किसी विधि के भंग पर आधारित दावे को ठीक ठहराता है। मतलब भारत में प्रवर्त अगर ऐसी कोई विधि है जिसको वो भंग करता है और उस भंग के दावे को क्या करता है, वो ठीक ठहराता है तो भी जो है विदेशी निर्णय जो है निश्चायक नहीं होगा। धारा 13 में ये इसमें प्रावधान किया गया है। आगे है धारा 14, ये धारा 14 जो है डायरेक्ट पूछी जाती है, बाकी धारा 13 भी डायरेक्ट पूछी जाती है और इसमें धारा 14 में जो है अंदर से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो इसको केवल आप हेडिंग याद कर लीजिएगा और इसमें बाकी अंदर से नहीं पूछा जाता है। अंदर फिर भी देख लेते हैं क्या लिखा है कि जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष किसी विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति को पेश किया जाता है तो वहाँ पर न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसा निर्णय एक सक्षम अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा दिया गया है। तो प्रीलिम्स के लिए अंदर का कोई इसमें महत्व नहीं है, केवल इसकी हेडिंग आप जो है मतलब डायरेक्ट इसको पूछा जाता है तो इसको डायरेक्ट याद कीजिएगा। धारा 13 भी डायरेक्ट पूछी जाती है, धारा 12 भी पूछी जाती है, धारा 10 भी पूछी जाती है, 11 भी पूछी जाती है, 9 भी पूछी जाती है और ये सभी अभी तक जो धारा बताई गई हैं वो सभी जो हैं लगभग सभी डायरेक्ट पूछी जाती है। आगे जो आने वाली धाराएं हैं हम उसमें बताते चलेंगे कि कौन कौन सी धारा डायरेक्ट पूछी जाती है और किस किस धारा के अंदर से क्वेश्चन बनता है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर कोई कमेंट कीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए और अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो उसको भी बताइए और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए ताकि हमें और प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।